नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 4 भारत में पार्टियां और पार्टी प्रणाली के भाग 1 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में चुनाव आयोग की चुनौतियां, कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व और प्रभुत्व के कारण, प्रमुख विपक्षी दल के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी वीडियो में राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, चौथा आम चुनाव, कांग्रेस का विभाजन, गैर कांग्रेसवाद, राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना पर बातचीत करेंगे। अब बात करते हैं एक दल के प्रभुत्व के तौर पर। आज के पाठ की चर्चा में हम जिन बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं वे हैं चुनाव आयोग की चुनौतियां, कांग्रेस का प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व और प्रभुत्व के कारण और तीसरा बिंदु प्रमुख विपक्षी दल। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति पर चर्चा करते हैं। भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी आस्था और प्रतिबद्धता थी। इसलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग अपनाया, जबकि लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए कई देशों ने अलोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था कायम हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय देश में अंतरिम सरकार थी। अब संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव कराने थे। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। पहले बिंदु चुनाव आयोग की चुनौतियां। चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां थी। पहली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाए जाएं? चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किस प्रकार किया जाए? मतदाता सूची बनाने के लिए मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कैसे किया जाए? अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में समाधान ढूंढना आदि था। एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर पर हम बात कर रहे हैं। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए। पहले 3 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से किस प्रकार भिन्न रहा? मेक्सिको में पीआरआई की स्थापना 1929 में हुई, जिसने मेक्सिको को 60 वर्षों तक शासन किया, परंतु इसका रूप परिपूर्ण तानाशाह का था। बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी की अनुमति देता है। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों के होते हुए रहा है। दूसरा बिंदु कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व के कारण। कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व के निम्नलिखित कारण थे। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका, सुसंगठित पार्टी, सबसे पुराना राजनीतिक दल, पार्टी की का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, प्रसिद्ध नेता, सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की प्रकृति और भारत की चुनाव प्रणाली कांग्रेस के वर्चस्व को बढ़ाती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की प्रकृति के बारे में। कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन की है। कांग्रेस में किसान और उद्योगपतियों, शहर के बाशिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक,
एवं मध्य, निम्न और उचित वर्ग तथा जाति सबको जगह मिलती है। कांग्रेस ने अपने अंदर गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्य मार्गों को समाहित किया है। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी की और कांग्रेस को असाधारण शक्ति दी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। तीसरा बिंदु, प्रमुख विपक्षी दल। प्रमुख विपक्षी दलों में हम बातचीत करेंगे स्वतंत्र पार्टी पर, समाजवादी दल पर, भारतीय जनसंघ और भारतीय साम्यवादी दल के बारे में। पहला, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना वर्ष 1959 में अगस्त में हुई। इसके प्रमुख नेता सी राजगोपालाचार्य, के एन मुंशी, एम जी रंगा और मीनू मसानी आदि थे। इसकी प्रमुख नीतियां थी सरकार का कम हस्तक्षेप, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार, गुटनिरपेक्षता की आलोचना, यूएसए से मित्रता और तिब्बत की आजादी। दूसरा दल, समाजवादी दल। समाजवादी दल की स्थापना का विवरण इस प्रकार है। 1934 में कांग्रेस का एक गुट बना तथा 1948 में कांग्रेस से अलग एक नया दल बना। इसके प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, एम एन जोशी और राम मनोहर लोहिया आदि थे। इस दल की प्रमुख नीतियां थी लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखकर आगे बढ़ना। तीसरा दल, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। इसके प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी तथा लाल कृष्ण आडवाणी थे। इस दल की प्रमुख नीतियां थी अखंड भारत, एकात्मक शासन, हिंदी राष्ट्रभाषा, अनुच्छेद 370 का विरोध, समान नागरिक संहिता, परमाणु हथियार निर्माण, सरकार का कम हस्तक्षेप, मतलब एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। चौथा दल है भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना का विवरण इस प्रकार है। 1935 में कांग्रेस में एक समूह बनाकर 1941 में कांग्रेस से अलग हुए और 1954 में चीन युद्ध के कारण विभाजन हुआ। इसके प्रमुख नेता ए के गोपाल, एस के डोंग, पी सी जोशी, अजय घोष, ई एम एस नमूद्रीपाद आदि थे। इस दल की प्रमुख नीतियां थी उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, सार्वजनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत, कृषकों तथा मजदूर हितों का समर्थन, यूएसए तथा पश्चिमी देशों का विरोध आदि। प्रमुख विपक्षी दलों के विवरण के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। समाजवादी दल के बारे में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, जोशी, राम मनोहर लोहिया। लोकतांत्रिक समाजवाद में यह दल विश्वास रखता था। भारतीय साम्यवादी दल उत्पादक के साधनों पर सरकार का विरोध, प्रमुख नीतियों के साथ चलता था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना और पश्चिमी देशों का विरोध करना इस दल की प्रमुख नीतियां थी। स्वतंत्र पार्टी के बारे में सरकार का कम हस्तक्षेप, मुक्त अर्थव्यवस्था और तिब्बत की आजादी प्रमुख नीतियां थी। भारतीय जनसंघ की प्रमुख नीतियां अखंड भारत, एकात्मक शासन, सांस्कृतिक एकता थी। अंत में आज के पाठ में हमने चुनाव आयोग की चुनौतियां
कांग्रेस का प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व और प्रमुख विपक्षी दलों के बारे में हमने पढ़ा। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले भाग की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।